आदरणीय गुरुजनों, रसिकजनों, गुणीजनों, प्रिय साथियों व प्यारे बच्चों, आप सभी का सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग में एक बार पुनः स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम सब भारतवासी मिलकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस आजादी के 75वीं वर्षगांठ को हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है अमृत महोत्सव का। इस अमृत महोत्सव में पूरा देश और संस्कृति मंत्रालय बहुत सारे नए कार्यक्रम लेकर हमारे समक्ष, जनता के समक्ष आया है और उसी में से एक कार्यक्रम है डिस्ट्रिक्ट डिजिटल रिपोजिटरी, जो हमारे ऐसे अनसंग हीरोज, अनसंग हीरोइंस, ऐसे नायक, ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया देश की आजादी के लिए और आज हम उन्हीं के कारण आजादी की 75वीं वर्षगांठ बनाने में सक्षम हैं। उनके बारे में हमारी यंग जनरेशन, हमारी युवा पीढ़ी जाने। जो आजादी से संबंधित प्लेसेस हैं, जो इवेंट्स हैं, उनके बारे में हमें पता लगे और जो हमारे देश की समृद्ध विरासत है, हिडन ट्रेजर्स है, उसके बारे में भी हम अपनी नई पीढ़ी को ज्ञान दें। इसी उद्देश्य से ये डिस्ट्रिक्ट डिजिटल रिपोजिटरी का आरंभ किया गया है। आज की ये वेबिनार इसी पर आधारित है। एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम है कि हम हर एक जिले से, ताल्लुक से, डिस्ट्रिक्ट से वहाँ के स्टोरीज, वहाँ की कहानियां कलेक्ट करें, वहाँ के स्टोरीज को पुनः लिखें और डॉक्यूमेंट भी करें। और ये जो कार्य है उसको कैसे अच्छे ढंग से किया जाए, इसी उद्देश्य से आज इस वेबिनार की हमने आयोजन किया है। और इस वेबिनार में हमारे साथ बहुत ही एस्टीम्ड हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं, जिनमें सर्वप्रथम डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी हैं, अध्यक्ष CCRT, जो हमारे देश की जानी मानी विदुषी, संस्कृति कर्मी, पर्यावरण कर्मी हैं। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं श्री SC वर्मा जी, जो संस्कृति मंत्रालय में एडवाइजर हैं और बहुत ही सीजन्ड, एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड ब्यूरोक्रेट रहे हैं और अब जो DDR का प्रोजेक्ट है उसको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं और CCRT के लिए हमारी एक सीरीज है सांझी संस्कृति के निर्माता, उसमें रसखान पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर अखलाक अहमद आहान जी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। इनका विस्तृत परिचय मैं सभी का बाद में दूंगा। अखलाक आहान साहब भी दारा सुपुर पर हमारे सांझी संस्कृति के निर्माता सीरीज में पुस्तक लिख रहे हैं और आओ सुने कहानी में आज उन्होंने फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान साहब पर भी एक कहानी का एपिसोड CCRT के साथ शूट किया है। नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी। आज के इस ऑस्पिशियस डे शुभ अवसर पर हम एक और विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे ही इस योजना के बारे में पता लगा, CCRT ने तुरंत अपने छात्रवृत्ति धारक, जिनको हम क्रिएटिव राइटिंग, लिटरेरी स्किल्स के फील्ड में स्कॉलरशिप देते हैं, उनको आमंत्रित किया और उनसे राइटअप्स मंगवाए उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में।
और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास 23 ऐसे राइटअप, ऐसी कहानियां इन बच्चों ने भेजी और वो 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में रही, डिफरेंट भाषाओं में रही। उन कहानियों को, उन केस स्टडीज को, उन डिस्ट्रिक्ट्स के योगदान को हमने आज एक ई बुकलेट की फॉर्म में तैयार किया है, जिसका विमोचन अभी हम करने वाले हैं। और इसकी विशेषता ये है कि इन बच्चों ने ऐसे विषय चुने हैं जो अभी तक शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुए, और हुए भी तो ठीक तरह से नहीं हुए। सो इनके सपनों का भारत क्या है और इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ताल्लुक में क्या खोजा है, ये इस ई बुकलेट से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो सर्वप्रथम मैं अपने सभी एस्टीम्ड पैनलिस्ट, हमारी अध्यक्ष सीसीआरटी से नम्र निवेदन करूंगा कि हम इस ई बुकलेट को लोकार्पण करें, इसका विमोचन करें। इस वेबिनार के बाद आप बुकलेट को हमारी सीसीआरटी की वेबसाइट पर देख पाएंगे और जो 23 कहानियां राइटअप इन बच्चों के द्वारा लिखी गई हैं उनका आनंद ले पाएंगे। जी हो गया। जी धन्यवाद। इस ई बुकलेट के लोकार्पण विमोचन के पश्चात आप आज के इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम हमारी अध्यक्ष महोदया डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, वो हमारे देश की जानी मानी शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, कल्चरिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लैंग्वेज लवर हैं, लिटरेरी एंथुसियास्ट हैं। मैडम ने बीएससी और एलएलबी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से किया, एमए हिंदी में किया, पीएचडी काशी विद्यापीठ बनारस से किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी के प्रिंसिपल और डायरेक्टर 30 वर्षों से भी अधिक रही हैं। चेयरपर्सन है झारखंड स्टेट कमीशन फॉर विमेन की, और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेंबर भी रही। उनका कविता लिखने का एक अलग ही अंदाज है, कविता लिखना उनके शौक में शामिल है, और उनका जो इंटरेस्ट है लिटरेचर में वो भी काफी सीरियस स्तर पर है। उनके सीनियर डिप्लोमा इन क्लासिकल म्यूजिक भी है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है हमारी अध्यक्ष महोदया, और उन्हें हाईएस्ट नेशनल टीचर अवार्ड बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया। और अभी हाल ही में हुए एक सर्वे में फेम इंडिया मैगजीन के उनको 25 पावरफुल वुमेन ऑफ द कंट्री में भी सीबीएसई नेशनल टीचर अवार्ड by HRD Minister, Lifetime Achievement Award received from Honorable Governor of Goa, Gandhi Samman and many more. मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा है, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी प्रोजेक्ट, उसके बारे में आप बताएं, और जो गाइडलाइन संस्कृति मंत्रालय ने निर्धारित की हैं और ये कार्य सीसीआरटी को सौंपा है कि हम इन कहानियों को एकत्रित करें और डिस्ट्रिक्ट वाइज इन पर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये आज सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, जो सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है, सभी सुखी हो और सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। I'll try to communicate with you in both the languages. I think we have so many students, scholarship holders with us, connected from South and from North. So I'll try to make in both the languages. So I feel very glad to connect
with you all today in this webinar on art of writing and collecting stories for Digital District Repository Project under the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Janani Janmabhumischa Swargadapi Gariyas. Patriotism and love for the nation is deeply rooted in our culture since time immemorial. And CCRT does the work of disseminating such Indian values in grassroots levels through its various programs and schemes. That is, connecting education with the Indian culture, art, and aesthetics. CCRT is an autonomous organization under the aegis of Ministry of Culture, Government of India, which is working for propagation of culture among teachers and students throughout the country for more than 4 decades now. 4 दशकों से ज्यादा से CCRT शिक्षा और संस्कृति को आपस में जोड़ के पठन पठनीय कैसे किया जाए, पठन पाठन कैसे करें, इस क्षेत्र में कार्यरत है और निरंतर संस्कृति के संवर्धन और विकास के लिए, उसके संरक्षण के लिए कार्यरत है. CCRT has its headquarters in Delhi and its regional center in Hyderabad, Udaipur, Guwahati, and Damoh, respectively. Under the Digital District Repository, that is DDR project of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Center for Cultural Resources and Training, CCRT, will be documenting the stories of unsung heroes and heroines of all the districts, including the rich cultural repository and cultural heritage of India on pan-India basis, using the human cultural resources. तो हमारी जो ये योजना है DDR की, इसके अंतर्गत हम देश भर से उन सभी अनसंग हीरोज की कहानियों को जो डिस्ट्रिक्ट और मे भी उसके भी नीचे अगर तालुका लेवल तक भी हमें जहाँ जिस भी एरिया से मिले, अपने हमारी समृद्ध कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती हुई, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया, उन सबको पूरे अक्रॉस द इंडिया हम उसको लेंगे. और हमारे जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं पूरे देश भर में, स्कॉलरशिप होल्डर्स, यंग स्कॉलर आर्टिस्ट, जूनियर एंड सीनियर फेलोज, scholar fellows, alumni, CCRT trained teachers, and the district resource persons, master trainers of CCRT for successful completion of the above said project. हमारे ऊपर कहे गए जो प्रोजेक्ट है DDR प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम इन सभी लोगों को जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, यंग स्कॉलर आर्टिस्ट हैं, जूनियर और सीनियर फेलोज हैं, स्कॉलर फेलोज हमारी एल्मनी हैं, हमने हमारे ट्रेन टीचर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, इन सभी की सहायता हम इस DDR प्रोजेक्ट के लिए लेंगे. और आज हम उनको यहाँ इसमें हमने उनको इनवाइट किया है. टुडे the eminent resource persons and experts who have been invited will talk about the methodology for documenting the untold stories of the same. हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं पैनल में, हमें उसकी प्रक्रिया भी समझाएंगे. अभी कुछ देर में हम उनके मुंह से वो प्रक्रिया भी सुनेंगे, किस तरह से हम इसको पेन डाउन करेंगे, क्या इसकी मेथोडोलॉजी होगी. Further, CCRT has already taken another initiative as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav campaign to celebrate and commemorate the 75th year of Bharat's independence, for creation of a digital collection of district level stories related to the freedom struggle under the heads of the people and personalities, events and happenings, living traditions and art forms and hidden treasures, built and natural heritage, with a special focus on women and unsung heroes. हम एक जो साथ साथ ही हमारी प्रक्रिया चल रही है, पीपल एंड पर्सनालिटीज, जो वहाँ के
डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे साथ जिनको आप हमें बताना चाहेंगे, जो अननोन है उस हेड्स के अंतर्गत क्या वहाँ पे इवेंट्स हुए, वहाँ की क्या विशेष हैपनिंग्स थी ड्यूरिंग इस फ्रीडम के दौरान, इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, उनके क्या वहाँ के ट्रेडिशंस हैं जो हमें नहीं पता है, लिविंग ट्रेडिशंस एंड आर्ट फॉर्म्स हैं, हिडन ट्रेजर्स में क्या वहाँ के टेंजिबल एंड और इनटेंजिबल हेरिटेज है जो वो बताना चाहेंगे, बने हुए कुछ मॉन्यूमेंट्स जो हम नहीं जानते हैं, और वहाँ के नेचुरल हेरिटेज, हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है। तो हम चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि इसके अंतर्गत हमको राइटअप्स भेजे जाए जो जो जिस कार्यक्रम को हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। Since CCRT is implementing the Cultural Talent Scholarship Schemes, CT to SSS, in which 30 scholarships are reserved for the students applying in the field of creative writing and literary arts, and as these young budding scholars hail from different communities, region, as well as different socio-cultural and linguistic background, so they can contribute to this noble cause of bringing the untold stories to mainstream in much specific way along with all other members. Further, as a child, they have grown up listening stories of freedom struggle from their parents, peer groups, teachers, which must have motivated them at certain stage of life for writing some inspirational content about Bharat of their dreams. Thus, the idea behind this initiative was to explore the minds of young scholars and motivate them to pen down about people and personalities, events and happenings, living tradition and art forms and hidden treasures, built and natural heritage with a special focus on women. So therefore, write-ups based on the above mentioned topics were invited from those scholarship holders who are getting scholars in the field of creative writing under the CTSS scheme in any of the scheduled Indian language. Total 23 write-ups were received, as just now Rishi told you, received in 8 different languages from the scholarship holders from across the country. It is indeed a very proud moment for all of us that e-booklet has just been released today. And यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इन बच्चों ने अपनी कहानियों को लिखा है, अपनी 8 विभिन्न भाषाओं में, और न केवल उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के हीरोज और हीरोइंस, बल्कि वहाँ के स्ट्रगल, वहाँ के कल्चरल रिसोर्स, वहाँ के स्पेशल जो उनके हेरिटेज है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, स्पेशल आर्ट फॉर्म है, उन सबको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसमें पेश किया है। तो आज जब हम यहाँ बैठे हैं और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने के लिए, जिसके तहत हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अगले 25 सालों की, जिसे उन्होंने अमृत काल नाम दिया है हम सब के लिए, देश हमारा भारत इस अमृत काल के दौरान वो अपने उनके बताए रास्तों पे चले, और उन सभी लोगों से जो कहीं पीछे छूट गए थे, जो इतिहास के पन्नों में नहीं थे, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको सामने लाते हुए, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए हम अपने सभी कार्यों को सन्नद्ध रूप से करें, विशेषकर शिक्षक और शिक्षा
ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे, जब वो कृत संकल्प होकर देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विद्यार्थियों के लिए कार्य करेंगे और अपने उस जो हमारा भारत है, जो विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आज जब इस बुकलेट का हमने इनॉग्रेशन किया है, इसको लॉन्च किया है, तो इसलिए उन बच्चों की कहानियां, उन बच्चों के सपनों का भारत भी हमें दिखाई पड़ेगा, जिसे हम इस अमृत काल में जो इस अमृत काल के दौरान हम अचीव करेंगे, हम उनके सपनों को साकार करने के लिए कार्य करेंगे। I convey my best wishes to all the participants and hope that they will be contributing in this project meaningfully. मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हमें इन बच्चों ने लिखा है, मैं बताना चाहूंगी कि एसएमई में हमें एक बच्चे ने, बंगाली में एक, इंग्लिश में 6, हिंदी में 8, मराठी भाषा में 4, मलयालम में एक, तमिल में एक, तेलुगु में एक, इस तरह इन विभिन्न भाषाओं में हमें इन बच्चों के राइटअप मिले हैं, जो कुल 23 है, और इन बहुत ही खूबसूरती से इसको प्रस्तुत किया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत सारी शुभकामनाएं देने का मौका है इस ई बुकलेट को रिलीज करते हुए, और ऐसी बहुत सारी आज हम जिसके लिए एकत्रित हुए हैं आजादी का अमृत महोत्सव में, इन सभी लोगों की जो हमसे जुड़े हुए हैं पूरे देश भर में, उनको इनवाइट करते हुए कि ये अपना अपना कंट्रीब्यूशन उन अनसंग हीरोज के बारे में, पीपल एंड पर्सनालिटीज और भी जितने स्तंभ हैं, उनके अंतर्गत हमें कहानियां अपनी अपनी भेजें, और हमारे पैनलिस्ट इनको दिशा निर्देश करें कि किस तरह से उनको इन कहानियों को प्रस्तुत करना है, भेजना है, वो क्या क्या इसमें कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट दिस बुकलेट इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ अ कंपेडियम ऑफ स्टोरीज ऑन अनसंग हीरोज। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में शायद हमारी जो संख्या है, हम चाहते हैं कि 5000 या उससे भी ज्यादा कहानियां हम एकत्रित कर पाएं। और आज जो हमारा वेबिनार है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके द्वारा हम सबको इनकी बारीकियों को बता के उन सभी कहानियों को, बहुत ही खूबसूरत कहानियों को हम ला पाएंगे और पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। थैंक यू ऑल। आई विश यू ऑल अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाली अक्षय तृतीया है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी स्वस्थ हो, सभी सुखी हो। आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद मैडम। इससे पहले कि मैं अपने नेक्स्ट जो पैनलिस्ट हैं श्री एस.सी. वर्मा जी को आमंत्रित करूं, जो मूलतः उड़ीसा से आते हैं, मैं इस बुकलेट की एक कहानी जो हमारी छात्रवृत्ति धारिका है प्राची दास, उन्होंने लिखी है, और वो उत्तर प्रदेश में है। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी मिसाल है, मूलतः वे भी उड़ीसा से होंगी। तो उन्होंने जो कहानी लिखी है वो बाजी राउत, उसकी कहानी लिखी है। एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध सेनानी जिन्होंने इतिहास में सबसे कम उम्र का शहीद होने का दर्जा हासिल किया है। और अब देखिए हम कितने लोग हैं जो बाजी राउत जी के बारे में जानते हैं। आपको ये कहानी इस बुकलेट में मिलेगी, और केवल 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना बलिदान दिया। वो कलिंगा उत्कल यूनाइटेड जो प्रोविंस था उड़ीसा का, वहां से आते थे बाजी राउत। तो ऐसे गुमनाम चेहरे, ऐसे अनसंग हीरो जिन्हें हमारा देश शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं कर पाया, ये एक प्रयास है सीसीआरटी का ऐसे अनसंग हीरोज को सभी के सामने लाने का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट एस.सी. वर्मा जी को, जो संस्कृति मंत्रालय में एडवाइजर हैं। वर्मा जी का बहुत ही चेरिस्ड ग्लोरियस कैरियर रहा है।
बहुत सारे मंत्रालयों में उन्होंने विभिन्न उच्चासीन पदों पर कार्य किया है, जिनमें डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और अंततः संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्मा जी एमए हिस्ट्री एएनयू से उन्होंने किया, एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी, एमबीए फ्रॉम मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव, एमफिल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वर्मा जी इस वक्त हमारे संस्कृति मंत्रालय में स्पेशल सेल में एडवाइजर हैं और खास तौर पर इस प्रोजेक्ट को बहुत मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। जब हम उनसे पहली बार मिले तो हमें लगा कि वर्मा जी तो अपने आप में एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। अभी तक हमारे संस्कृति मंत्रालय ने जो हमारी वेबसाइट है amritmahotsav.nic.in, उस पर 1121 के करीब स्टोरीज जो हैं वो अपलोड की हैं, और उनको तो मुझे लगता है सब टिप्स पर याद हैं, क्योंकि उनका सभी कहानियों में इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनको अपलोड कराने में, उनकी वेटिंग में, उनकी ऑथेंटिसिटी में। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ जो लोग जुड़े हैं हमने उन्हीं लोगों को जोड़ा है जो कुछ इस तरह का प्रयास करना चाहते हैं। इसमें हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। आप कृपया मार्गदर्शन करें कि किस तरह की गाइडलाइंस संस्कृति मंत्रालय ने जारी की हैं इस तरह की स्टोरीज को कलेक्ट करने के लिए, और आप उनसे क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, और अगर कोई मंत्रालय की स्कीम है इसके अवार्ड के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, अच्छी स्टोरीज के लिए, तो उसके बारे में भी प्रकाश डालें। तो नमस्कार, ऑनम्यूट कर। नमस्कार चेयरपर्सन मैडम, प्रोफेसर अखलाक अहमद खान, प्रोफेसर देवेंद्र चौबे और ऋषि वशिष्ठ साहब, और जितने यहाँ गुनी मानी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सबको मेरे नमस्कार। ये लास्ट 1 साल से मैं ये डील कर रहा हूँ। ये नहीं कि मेरा कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो क्योंकि हम हर चीज करते हैं, लेकिन ये काम अनसंग हीरो और डीडीआर प्रोजेक्ट जो है मुझे स्पेसिफिकली दिया गया है। ये जब एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का ये सजेशन था कि जितने हमारे 750 डिस्ट्रिक्ट्स है, वो डिस्ट्रिक्ट को लेट अस, उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है, दिस फ्रीडम स्ट्रगल का जो कंट्रीब्यूशन है, दिस हैज टू बी कैप्चर्ड। तो ये दिस प्रपोजल वाज हाईली अप्रिशिएटेड। तो जब व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट और ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल इतना तो डिस्ट्रिक्ट नहीं था। जैसे कि अभी हमको जो दिल्ली का स्टोरी मिलता है वो दिल्ली है, वो साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली वो पता नहीं है। ऐसे बॉम्बे है, ऐसे कलकत्ता है, अहमदाबाद है, लेकिन वी हैव टू प्लॉट इट समवेयर एल्स। और ये एक जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। हमारे सेक्रेटरी साहब ने, कैबिनेट सेक्रेटरी ने, उन्होंने जितने चीफ सेक्रेटरी सबको एड्रेस किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को एड्रेस किया गया। हम मसूरी एकेडमी गए थे, वहां जितने आईएएस ऑफिसर्स है उनको भी उन्होंने एड्रेस किए हैं। काफी स्टोरी आया है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये स्टोरी है दीज आर द लास्ट वर्ड्स और दीज आर द बेस्ट स्टोरीज, क्योंकि ये जो क्रिएटिव राइटिंग में देयर इज नो एंड टू इट, और इसमें बहुत सारी चीज, इंटरेस्टिंग चीज भी है। और हमको स्टोरी चाहिए, हमको फोटोग्राफ चाहिए, हमको वीडियो चाहिए, ओरल हिस्ट्री चाहिए, है ना। तो ये हमारे जो स्टोरीज है, around 1200 stories, some of the stories I will show you now. So in my next 10 minutes of presentation, I will go through this process. Start the PPT. So as you know, freedom struggle is not one event. It is not one war. It is not about one personality. Millions and millions of people they have contributed. और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, वी हैव टू कैप्चर दिस माइक्रो इवेंट्स, दिस लोकल हिस्ट्री, एंड वी हैव टू ब्रिंग इट टू द मेन स्ट्रीम। ये लोकल हिस्ट्री का डिस्कवरी करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस बियॉन्ड द लोकल कंटेक्स्ट, एंड वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू कनेक्ट विद द नेशनल मेन स्ट्रीम। तो जैसे चेयरपर्सन मैडम ने बताई है कि इसका देयर आर 4 पार्ट्स। ये एक तो है पर्सनालिटी है, उसमें बहुत हमारा आइकॉनिक हीरोज है, लेजेंडरी हीरोज है, अनसंग हीरोज भी है।
सेकेंड है इवेंट्स। इवेंट्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इट हैज रिकॉग्नाइज्ड 40 मेगा इवेंट्स, जैसे कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट है, सॉल्ट सत्याग्रह है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। इसे दीज आर द 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। दीज आर द बिग इवेंट्स। प्रजा आंदोलन है, ट्राइबल इवेंट्स मूवमेंट्स है, पीजेंट मूवमेंट्स है। ऐसे 40 इवेंट्स दे हैव आइडेंटिफाइड फॉर फ्रीडम फाइटर पेंशन। लेकिन इससे और भी हो सकता है, तो ये सब हमको कैप्चर करना है। और लिविंग ट्रेडिशंस और आर्ट फॉर्म्स में भी मैडम ने बताई है, जैसे कि हमारा लिटरेचर है, न्यूज़पेपर है, जर्नलिज्म है, पेंटिंग है, ड्रामा है, हाउ इट हैज इम्पैक्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल। लोकगीत एक मेजर मीडियम था, इट हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल। ये सब हमको चाहिए, कैप्चर करना है, एंड वी हैव टू शोकेस। तो ये हमारा वेबसाइट का होम पेज है। मेरे प्रेजेंटेशन के बाद आई विल गो लाइव टू द वेब पेज एंड मैं बताऊंगा। ये आप देखिए, जैसे जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, वी हैड सो मेनी मैसेकर्स इन इंडियन हिस्ट्री इन द 200 years ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। हमने यहाँ 4-5 ऐसे मिनी जालियांवाला बाग मैसेकर को हमने दिखाया है। ये हमारे जो IAS ऑफिसर्स दे हैव कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड एंड दे हैव शेयर्ड विथ अस। एक जैसे कर्नाटक का है, गोरता मैसेकर 1948, इट वाज अगेंस्ट द निजाम, 130 पीपल वर मैसेकर्ड। और ये एक है 1913 में, जस्ट बिफोर जालियांवाला बाग 1500 व्हील्स वर सेड टू बी मैसेकर्ड एट मानगढ़ हिल्स। ये जो है ये राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर में है। और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, ही यूज्ड टू विजिट देयर। तो ये एक एनुअल इवेंट है, जब होता है कि सारे जितने भील्स के लोग वहां इकट्ठे होते हैं एंड दे पे ट्रिब्यूट्स टू दी मार्टायर्स। नेक्स्ट। ऐसे एक आसाम में हुआ था, पथारी घाट, दारंग डिस्ट्रिक्ट में 1894 में। चिकबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बिदुर अस्वस्थ, 1938 में ऐसे लोग मारा गया, दे वर किल्ड। उड़ीसा में वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये वहां जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, इन 1942 32 विलेजर्स वेंट एंड दे कैप्चर्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन संबलपुर। और उसमें जितने लोग थे, somebody became a judge, somebody became a pescar, somebody became the clerk, something like that. They distributed the work. जितने petition था, they returned to the people. They said कि आप press दोबारा दीजिए and all the petitions should be addressed to Mahatma Gandhi. See the beauty. These are very small incidents, but जो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ कितना जुड़ा हुआ है, ऐसे ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज आफ्टर 1857 ये सबसे एक इवेंट है which touched almost every districts of the country. 1857 में तो मोस्टली इट वाज नॉर्थ इंडिया इवेंट, नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया में नहीं था। बट 1942 वाज आवर बिगेस्ट फ्रीडम स्ट्रगल। और ये एक देखिए, अमृतसर में हुआ था अजनाला मैसेकर, 237 सिपाहीज वर बरीड इन दिस वेल। ये लाइक दिस हॉलवेल ट्रेजेडी इन बंगाल। नेक्स्ट। सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अरुण टुकड़ी के बारे में आपने सुना होगा, गुजरात विद्यापीठ विच वाज सेट अप बाय महात्मा गांधी इन 1920। ये जब 1930 में जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, अरुण टुकड़ी बेसिकली इसमें ग्रुप ऑफ 12 to 15 स्टूडेंट्स वो साइकिल में पहले सर्वे करते थे। बिफोर सनराइज दे यूज्ड टू विजिट द विलेजेस, जो गांधी जो रूट में जाते थे, एंड दे यूज्ड टू टेक द सर्वे कि वो गांव का पॉपुलेशन क्या था, उनका नेचर ऑफ क्या प्रॉब्लम क्या है, वेदर वहाँ अनटचेबिलिटी इज ए प्रॉब्लम, वहाँ अल्कोहलिज्म इज ए प्रॉब्लम। क्योंकि गांधी जब जाते थे उनका स्पीच जो है ही यूज्ड टू कस्टमाइज। गांधी जहां हर्ट करते थे उनका स्पीच एक जैसे नहीं होता था,
he used to customize it. देखिए कितना ब्यूटी है, ये लोगों को इतने ये चीज पता नहीं होगा, ये जो स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स दे ऑल हैपेंड इन आवर हिस्ट्री. हिडन ट्रेजर्स में वी हैव गॉट सो मेनी प्रिजन्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. देखिए ये जो आईआईटी खड़गपुर के कैंपस में द फर्स्ट जेल फॉर वुमेन इट वाज क्रिएटेड इन 1930s. इंडिया में मैक्सिमम वुमेन फ्रीडम फाइटर्स रिवोल्यूशनरीज वर फ्रॉम बंगाल. सिमिलरली आप देखिए यारावाड़ा जेल पुणे, वेयर सो मेनी आवर फ्रीडम फाइटर्स they were jailed. Gandhi ji, Sardar Patel, Tilak, Nehru, Netaji, so many. So there are so many. So you can capture all these stories of local, like this cellular jail. Everybody knows it's Boxapur jail, Alipurduar in West Bengal. This jail, after cellular jail, this was a very difficult jail. Inside the Tiger Sanctuary, a jail was created. Imagine all these freedom fighters of Anusilan Samiti, Jugantar, all these revolutionaries were kept there. The freedom fighters of Goa who are fighting for Goa liberation, many of them were sent to Portugal. Peniche, there was a Peniche fortress jail. Similarly, Mandale jail, Myanmar, where Tilak was sent. So imagine the difficulties. In cellular jail, the prisoners, they had 3 hunger strikes. One was for 43 days. One was for 35 days. 32 days. So much difficulty they faced. This is very interesting hidden treasure. We are in Delhi, but many of us don't know. Like in Maulana Azad Medical College Hospital, there is a memorial. 12 freedom fighters were hanged here. Kindly see, all the names are mentioned here. Awadh Bihari, Basant, Biswas, all these, including INA soldiers. We got one story from one IS officer from Chamoli district. There is a village, it is called Sawad. In that village, there are 22 soldiers participated in World War I, 38 in World War II, 18 in INA. And presently, at least there are 50 those who are serving in the Indian National Army. Imagine about these villages. So I would appeal that our resource persons as well as students, they should capture such stories and they should also record the oral history. Any person living in that village who has participated in either in 1942 Quit India movement or any other big movement, freedom struggle, there will be few people must be living there. We should record their history from their family members, from their friends. So this oral history is a very powerful source of collecting data. Then this is about the first village of Shivamoga in Karnataka, where they declared free from British rule. Komagata Moru Memorial, Baj, all this Gadar party, they were, this memorial has been created for them. So this is our hidden treasure. Okay. And here in Nuh district, Haryana, it is in Palwal. This is a Shahid Minar, where it is said 400 martyrs in 1857, they were martyred. These memorial dedicated to the soldiers of INA Bishnupur. So now I am coming to traditions and art forms. Our educational institutions. I know our chairperson studied from BHU and Kashi Vidyapith. These institutions, they contributed in freedom struggle. Vishwabharati. Then so many educational institutions in the country, like Ferguson College in Pune, then St. Stephen's College in Delhi, Hindu, Ramjas College, Ravenshaw College in Cuttack, then Patna University, Allahabad University,
is Presidency College, Vidyasagar College in Calcutta. In Chennai, this is Queen's Mary College, Annamalai University. All these, so many institutions, they played. The teachers as well as the students, they inspired and they participated in the freedom struggle. Many of them went to jail. Some of them were martyred also. In traditions and art forms, this is the newspaper, the journals, the proscribed literature. They also contributed in freedom struggle. Amrit Bazar Patrika, published from Calcutta. And this is a special edition of Abhyuday on Bhagat Singh. It was banned in 1931. This is banned literature by Raj, Netaji Ke Sathi by Imadad Sabri. This is a poster, it was banned. But ये poster जो था, it was a rare picture of Rajguru, Bhagat Singh and Sukhdev. Kindly see this poster where Bharat Mata is there down below and all the three patriots on the top. It was banned by the British. Then in a tradition and art forms, we have got this novel, this literature, the novel Kanthapura by Raja Rao. I am not going into the details of this literature, but they contributed to the freedom struggle. Azadi Ka Geet by Subramanyam Bharati. And these young freedom fighters. So if time permits, I will show you the video because we have at least 40-50 videos we have uploaded. So there are 2 to 3 minutes, these videos I will show you. We have got 160 such young freedom fighters who are below 20, those who are martyred. This is about the 3 private secretaries of Gandhiji, Mahadev Desai, Parallel Nair and V. Kalyanam. So you must be knowing about all these stalwarts. V. Kalyanam, I met him twice in 2014-15 in Chennai. So he was the person who was standing behind Gandhiji when he was assassinated. So he was the last one. And Mahadev Desai, I know, because such a stalwart, an expert in English, Hindi, Bengali, Gujarati, and he was living 3 times of Gandhiji because he has to get up early before Gandhiji, he has to go to bed after Gandhiji. All the writings, everything, letters, Gandhiji used to dictate, he has to write and send. All the visitors he has to scrutinize. So Professor Ramchandra Guha says that Gandhi became very successful and lot of credit goes to Mahadev Desai. Such an interesting story because they are the real unsung heroes. And we have women freedom fighters, Love Kaur, this is of Gadar Party, Matangini Hajra, and all these things. So I will show you one video here. It was sent by one IS officer from Tamil Nadu Circle. It is in Tamil, so kindly appreciate this. This is about E. Chidambaram Pillai from Thoothukudi. மானம் ஒன்றே மனிதனுக்கு மணிமகுடம், மாற்றானிடம் மண்டியிடுதல் அவன் வீரத்திற்கு ஊனமாகும் என்று கருதிய வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆங்கிலேயரின் படையை போர் முனத்தில் சந்திப்பதற்கு ஆயத்தமானார். முதற்கட்ட போர் நடந்தது. ஏகாதிபத்திய ஆங்கில படைத்தலைவர்கள் 4 கொல்லப்பட்டனர், பலர் உயிர் நீத்தனர். இவருடைய கல்லறைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஓட்டக்கூடாரத்தில் காண கிடக்கின்றன. முதற்கட்ட போரில் பல உயிர்களை இழந்த ஆங்கிலேய அரசு மிகப்பெரிய அளவில் படைகளை திரட்டியது. புதிய நவீன ஆயுதங்களை கொண்டு வந்து குவித்தது. பெரிய பீரங்கிகளை பாஞ்சாலங்குறிச்சி நோக்கி நகர்த்தி வந்தது. போர் வியூகம் வகுத்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் காட்டிலே தங்கியிருந்து அடுத்த கட்ட போருக்கு ஆயத்தமாகிற பொழுது வஞ்சகரின் சூழ்ச்சியால் கைது செய்யப்பட்டார். கைது செய்யப்பட்ட வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. தாய் மண்ணை காப்பதற்காக போர்களும் சந்தித்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தூக்கு மேடையை பஞ்சமத்தையாக நினைத்து வருகிற பொழுது அந்த மரண களத்தில் அவரை காட்டி கொடுத்தவர்கள்
ஏகாதிபத்திய ஆங்கில அரசிடம் அடிபணிந்து மண்டியிட்டு ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டவர்கள் இருபுறமும் இருக்கிறார்கள். மரணத்தை சந்திக்க வருகிற அந்த மாமனிதன் என்ன செய்தான் தெரியுமா? இருபுறத்திலும் இருக்கிறவரை பார்த்து ஏளன புன்னகை உதிர்த்துக் கொண்டே அந்த மரணகலத்தை சந்தித்தார் என்பதுதான் வரலாற்று உண்மை. வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் சாலை ஓரத்தில் இருந்த அந்த புளிய மரத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை இறுதி கட்டத்தில் தூக்கி சுமந்த புளிய மரம் இன்றைக்கு வரலாற்றில் பேசப்படுகிறது. காட்டி கொடுத்தவர்கள், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை காட்டி கொடுத்தவர்கள் ஏகாதிபத்திய அரசிடம் மண்டியிட்டு ஆட்சி அதிகாரத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டவர்கள் இன்றைக்கு மறக்கப்பட்டவருடைய பட்டியலில் எழுதப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் வரலாற்று உண்மை. தியாகம் என்னும் திருவிளக்காய் தாய் நாட்டின் மானம் காக்க தன்னுயிர் ஈந்தானே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். அவர் So, I would request that the resource persons as well as the students, those who will be writing, compiling the stories, they should see our website, Amrit Mahotsav. There are 1200 stories. So to avoid duplication, the existing stories should be checked. Stories should be written in your own language, in simple English, and it has to be chronological. Source of story has to be mentioned. Content from internet, Wikipedia, published material should be avoided, should not be copied. Focus may be on Janmabhoomi, Karmabhoomi, place of martyrdom, name of event, freedom struggle, option of recording oral history to be explored, as I said, and the period. It is not from 1857 to 1947. Because the Europeans came to India in the 17th century, roughly, so we have to capture even 1757, the Battle of Plassey, and all the tribal movements, rebellions. The Goa liberation, it happened in 1962. In 1948, the movement against Nizam started. So all these to be captured. So it is a very vast period. It is more than 200 years. And the ideally speaking, 500 words should be there. Gallantry awards, testimonials received during World War I, II, participation in INA, all these movements. Tamrapatra awarded by Government of India in 1972, recognition by state government to be shared while writing the stories. Houses, photographs of houses, memorials, educational institutions, courts, jails, forts linked with freedom struggle to be shared. Where photographs are not available, illustration sketches to be made. Jungles, caves, rivers, lakes where freedom struggle had taken place to be mentioned, to be shared. Any day of remembrance for paying tributes to the freedom fighters, that may be also included. Any road, chowk, public institutions like school, college, etc. to perpetuate the memory to be shared. Finally, the archival material like old newspaper articles, letters from family, friends, records from jail, school, college to be used in the story. Source of photographs and videos to be mentioned. Copyright issues are there. If you use photographs like from Getty Images, Almaty, because one has to pay to them. It is not free. Before submission of stories, proof spell check may be done. And kindly it is requested, art, culture, places of tourist attraction, they need not be given to us if there is no connect to freedom struggle. Because we get lot of stories, they are linked with drama, dance, music, but not freedom struggle. So drama, dance, music may be shared if there is a link with freedom struggle. So this is my submission. If I can be given another 2 minutes, I can show you some videos of the freedom struggle from the direct website. Sir, good afternoon. May I ask some questions, sir? Just I will show you some videos, then you can ask questions.
Okay, sir. Sure. Thank you. Okay. अच्छा, website. This is this is our website. Come to History Corner. Yeah. चलो, दुर्गावती देवी, क्लिक here, सर्च. हाँ, so this is the story of Durgavati Devi. Please, we have discussed, we have described about the personality. Then there are some sketches from Amar Chitra Katha, which we have created. So I will show you the video. नमस्कार, प्रस्तुत है आजादी के गुमनाम सिपाही और गुमनाम सिपाहियों की इस कड़ी में आज हम लेकर आए हैं दुर्गा भाभी को। दुर्गा भाभी, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 में पंडित बांके बिहारी के यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे। 10 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण वोहरा के साथ हो गया। भगवती चरण वोहरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी संगठन में भगत सिंह के साथी थे। इस दंपति ने अपने सारे धन का उपयोग देश को आजाद कराने में प्रयोग कर दिया था। एक बार दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी बनकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर गिरफ्तारी से बचाया था। अगर इस बात का पता अंग्रेज सरकार को लग जाता तो आप सोच सकते हैं कि उनके साथ क्या होता। 28 मई 1930 को बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय इनके पति वोहरा जी की मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए। इसके बावजूद दुर्गा भाभी ने साथी क्रांतिकारियों के साथ सक्रियता निभाई और 9 अक्टूबर 1930 को गवर्नर हैली पर इन्होंने गोली चला दी, जिसमें गवर्नर हैली तो बच गया लेकिन अंग्रेज अधिकारी टेलर घायल हो गया। इस बात से खफा होकर अंग्रेज सरकार इनके पीछे हाथ होकर पड़ गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जाने लगे तो दुर्गा भाभी और सुशीला मोहन ने अपने रक्त से तिलक लगाकर दोनों को विदा किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। साथी क्रांतिकारियों के शहीद हो जाने के बाद दुर्गा भाभी एकदम अकेली पड़ गई। वह अपने 5 साल के पुत्र को शिक्षा दिलाने के लिए दिल्ली ले आई, जहां पर पुलिस उन्हें बराबर परेशान करती रही। दुर्गा भाभी ने दिल्ली छोड़कर लाहौर जाने का फैसला किया, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 साल तक नजरबंद रखा। फरारी, गिरफ्तारी और रिहाई का यह सिलसिला 1931 से 1935 तक लगातार चलता रहा। अंत में लाहौर छोड़ने के बाद ये गाजियाबाद के एक विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी करने लगी और 1940 में लखनऊ के कैंट रोड के नजीराबाद के एक निजी मकान में केवल 5 बच्चों के साथ एक मोंटेसरी विद्यालय खोला। आज भी यह विद्यालय मोंटेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में उन्होंने सबसे नाता तोड़ते हुए अलविदा कर दिया। भारत की ऐसी महान वीरांगना को हम बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। हमारी वेबसाइट जो है amritmahotsav.nic.in, ये तो वाकई में एक हिडन ट्रेजर है। ये एक ऐसा खजाना है सर, जहां पर न केवल कहानियां बल्कि बहुत सारे वीडियो क्लिप्स, अमर चित्रकार जैसे बहुत सारे इस तरह के बुकलेट हैं जो बहुत ही मुझे लगता है कि सभी अगर हम विजिट करें वेबसाइट तो इंस्पायर होकर हम काफी कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं इस वेबसाइट को देखने के बाद। सर विशेष धन्यवाद ये सभी जानकारी देने के लिए। और इससे पहले कि हम अपने अगले पैनलिस्ट
को आमंत्रित करें, देवेंद्र चौबे जी जो बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं। एक विशेष बात इस बुकलेट में देखने में आ रही है, जहां एक और बच्चों ने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं पर कहानियां लिखी हैं, जैसे आशा ताई वाघमारे और काशी ताई कानिटकर, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फूले, सुचेता कृपलानी और किट्टूर चेन्नम्मा, अंजलि अमल। मैं ये देख पा रहा हूं कि बिहार के बच्चों ने जो वहां के प्लेसेस हैं वो बहुत उनके बारे में लिखा है। जैसे आदित्य राज एक बच्चा है जिसने हमारी धरोहर, बराबर की गुफाएं, और वो स्वतंत्रता संग्राम से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से हमारे जो और बच्चे हैं बिहार से, उन्होंने पूरा जो वर्णन कर दिया है। नालंदा जिले में हिल्सा एक ऐसी जगह है जहां पर पूरा 11 जो क्रांतिकारी हैं वो शहीद हुए थे, तो उनके शहीद स्मारक का राज आर्यन ने, तो बिहार के बच्चों ने न केवल पर्सनैलिटी, पीपल, बट जो प्लेसेस हैं उनको भी, और जो इवेंट्स हैं उनको भी जोड़ा है स्वतंत्रता संग्राम से। बिहार से जो देवेंद्र चौबे जी हैं वो बहुत ही जाना माना नाम है। नई दिल्ली JNU में भारतीय भाषा केंद्र हिंदी के प्रोफेसर हैं। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के कुछ साहित्यिक स्रोत में इनकी विशेष पकड़ है। इन्होंने जो हमारी परंपराएं हैं, जैसे अभी इनकी एक पुस्तक आई है पंचकोशी मेला, लोक संस्कृति के बारे में है, और सुराज 1857 के सेनानी कुंवर सिंह जी पर केंद्रित नाटक है। 1857 भारत का पहला मुक्ति संघर्ष विषय पर इनकी रचनाएं हैं। सो मैं देवेंद्र जी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय फेलोशिप भी प्राप्त कर चुके हैं, कृपया आप ये बताइए कि जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, बच्चे हैं, वो किस तरह की कहानियों को सेलेक्ट करें जिनको, चूंकि आपने तो एक नाटक भी लिखा है, ड्रामेटाइज भी किया जा सके, जिनको हम परफॉर्मिंग आर्ट के साथ जोड़ सके, और उनके लिए क्या विशेषता है। चौबे जी आपका स्वागत है। नमस्कार ऋषि जी, मेरी आवाज आ रही होगी? जी आ रही है। हाँ, आप सबको धन्यवाद। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी को, जो CCRT के चेयरमैन हैं, बहुत दिनों बाद उनको मैं देख रहा हूँ, और ऋषि जी आपको, और वर्मा जी जो एडवाइजर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के CCRT के लिए, और मेरे बहुत पुराने मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर अखलाक अहमद आहन। इनके साथ हम लोग 2007 से 1857 और जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और जिस किताब की चर्चा भी ऋषि जी ने किया, 2008 में छपी थी, 1857 भारत का पहला मुक्ति संघर्ष, उसमें एक खंड हम लोग का था स्थानीय विद्रोह पर 1857 में जो हुआ। और अभी अच्छा लगा वर्मा जी ने उड़ीसा के कुछ रेफरेंसेस दिए, उसमें हमने हर स्टेट के पर एक एक लेख कलेक्ट किया था जो लोकल लेवल का लेख था, मतलब लोकल जो प्रोटेस्ट हुए थे 1857 में या बाद में भी हुए होंगे, बट ये किताब मूलतः 1857 पर फोकस या केंद्रित थी। और उसमें एक चाकी खुटिया की हमने चर्चा की है, जिनके बारे में शायद जानते होंगे वर्मा जी। काफी वो लड़ते लड़ते मतलब काफी दूर तक आए थे और चाहते थे कि 1857 के जो वॉरियर्स हैं, लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहब हैं, बेगम हजरत महल हैं, कुंवर सिंह हैं, इनके साथ कहीं टाई अप होकर के अंग्रेजी राज के खिलाफ संघर्ष करें। तो देखिए, जो आप लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो बहुत सारे रिसोर्स पर्सन तो खैर यहाँ बैठे हुए हैं भी, लेकिन जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इससे पूरे चीजों को समझने के लिए, उसके पीछे खास मकसद है जिसकी तरफ इशारा भी ऋषि जी कर रहे थे, कि यह जो काम आप लोग कर रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव पर, 75 साल हमारे देश के आजादी के हो गए हैं, तो इसके पीछे एक खास मकसद है। और मकसद है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश या कोई भी समाज तब तक गर्वित नहीं हो सकता है जब तक कि उसके पास अपना इतिहास नहीं हो। तो आप लोग कहीं ना कहीं ये जो काम कर रहे हैं जिला के स्तर पर, उसके जरिए आप इस देश का इतिहास भी लिख रहे हैं। कहा जाता है कि इतिहास अब तक जो लिखा गया है वो बड़े बड़े राजाओं योद्धाओं के लिखा गया है, और बहुत सारे जिस अनसंग हीरो की चर्चा हो रही है उनके बारे में वाकई बिल्कुल चर्चा नहीं है। इवन जब हम लोग 1857 वाली किताब पर काम कर रहे थे तो बहुत सारे रेफरेंसेस आए उसमें। हमने उस किताब में
जिन पर हम लेख नहीं लिखा पाए, करीब 47 के बारे में हमने डाटा दे रखा है कि कौन कौन कहाँ के, हरियाणा से कौन है, दक्षिण भारत से कौन है। यहाँ तक कि दक्षिण भारत इस पूरे पर्सपेक्टिव में बहुत कहिए कि अपरिचित रह जाता है। और अच्छी बात है कि इस बार जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसके जरिए हम पूरे देश के इस इतिहास को, मतलब जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के जरिए जो डाटा इकट्ठा हो रहा है उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी ऋषि जी ने एक बात कही कि आप कैसे चीजों को सिलेक्ट करें। तो जो मैंने आपसे कहा कि हमारे सामने 3-4 चीजें होती है कि हम कहीं ना कहीं अपने देश के, अपने भारत राष्ट्र के इतिहास को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरी बात है कि चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, दस्तावेजीकरण करना बहुत जरूरी है। और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया 4 तरह की होती है, इसमें 4 प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो आप लोग जिला लेवल पर काम कर रहे हैं, आप लोग देखिए कि वहां पर ऐसे क्या डाटा है। डाटा मीन्स के जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े जो बहुत सारे लोग हैं। एक हम लोग का ग्रुप है क्रिएटिव हिस्ट्री करके, अखलाक साहब भी जुड़े हैं उससे। हम लोग हर साल एक गांव में जाकर के सेमिनार करते हैं, गांव के लोग को इकट्ठा करते हैं, आसपास के काफी लोग आते हैं और उनसे हम कहते हैं कि अपने गांव के इतिहास के बारे में हमें बताइए। और इस क्रम में ऋषि जी आप कल्पना नहीं करेंगे, इतने लोग बताते हैं कि गांधी हमारे गांव में तो नहीं आए थे, लेकिन हमारे गांव के ये लोग गांधी के साथ मिलकर स्वाधीनता आंदोलन में संघर्ष किए थे। उनके आह्वान पर कभी मतलब पटना गए, कभी चंपारण गए 1917 के आसपास। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेंगे और गांव के बुजुर्गों से बातचीत करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे डाटा देंगे, वो जो गांव में लोग हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे डाटा मौजूद हैं जिनके बारे में बिल्कुल नहीं कहा गया है, बिल्कुल बातचीत नहीं होती है। तो अगर आप अपने गांव में, मान लीजिए कि आपके इलाके में, जिले में बहुत सारे गांव होंगे, सबके जाना संभव नहीं है, लेकिन जो भी गांव है वहां जो सीनियर लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे थोड़ा बात करिए। जैसे मेरी दादी कहती थी कि जब गोरे आते थे गांव में तो घोड़े पर बैठ करके आते थे और गांव के लोग भागने लगते थे, लेकिन जो पकड़ में आते थे उनको लाइन से खड़ा कर देते थे और फिर उनसे कुछ पूछते थे, फिर कोड़े बरसाते थे। तो उसमें से बहुत सारे लोग जो कोड़े बरसाते थे, कई लोग बहुत गुस्से में आकर उनके साथ भिड़ जाते थे, लड़ जाते थे। यद्यपि कुछ की आइडेंटिफाई हुई बाद में, उनको ताम्रपत्र ये सब दिया गया, लेकिन उनके बारे में एक भी हमारे पास डाटा नहीं है और ऐसे हजारों लोग की संख्या है। तो जो लोग जिला के लेवल पर काम कर रहे हैं, अगर ऐसे वो नाम का भी संकलन कर देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है। और कहा जाता है कि मतलब उसके बाद के लोगों के लिए आप एक तरह से डाटा भी तैयार करते हैं, जैसे बाद में जो लोग काम करें उनके लिए भी सामग्री इकट्ठी होगी। तो पहला काम डाटा कलेक्शन बहुत जरूरी होता है। डाटा कलेक्शन के बाद सेकंड जो काम करने का प्रोसेस होता है, जो मेथड्स होता है, आप उस डाटा को अरेंज करते हैं। कई बार आपको लगेगा कि इसमें इस विषय पर हम नहीं लिख सकते हैं, उस पर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसी में आप देखेंगे कि आपने अगर 10 डाटा इकट्ठा किया, 10 लोग के बारे में आपने अगर बातचीत इकट्ठी की, बातचीत कहानियां कलेक्ट किया है, तो उसमें से कोई एक ऐसा डाटा होगा जो आपके मिजाज के, आपकी सोच के करीब का होगा। उसके बारे में लिखना शुरू करिए या उसको अरेंज करना शुरू करिए। और अरेंज के बाद जो तीसरा स्टेप होता है कि हम लोग एनालिसिस करते हैं। अगर सिर्फ डाटा है, अरेंज है, यहीं पर काम समाप्त नहीं होता है। जब आप एनालिसिस करेंगे कि वाकई जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वह कितना उपयोगी है। ठीक है, कई बार कई सारी चीजें होती है, मतलब बहुत सारे प्रसंग में लोग जेल गए ब्रिटिश राज में, लेकिन सारे के सारे सेनानी नहीं थे। और आप ये भी जानते हैं कि बाद में कई लोगों ने उनके नाम सेनानियों की सूची में लिखवा भी दिया, उन्हें पेंशन भी मिलने लगी। तो जब आप डाटा का एनालिसिस करेंगे तब आपको गांव के लोग ही बता देंगे कि अच्छा ये इस काम में जेल गए थे, ये उस काम में जेल गए थे। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। एनालिसिस को 2 लेवल पर किया जाता है। एक तो जो आर्काइवल सोर्सेज जो हैं उनसे वेरीफाई करिए, और दूसरा है कि फिर मैंने कहा कि गांव के लोगों से बातचीत करिए, उनके साथ विचार विमर्श करिए, वो भी आपको वेरीफाई करेंगे। और आखिरी में होता है जो चौथा काम होता है कि एस्टेब्लिश करना। आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, उसको छोड़ दिया, वो किसी काम का नहीं होता है। आपने अरेंज किया, उसके बाद कोई काम नहीं किया, वह भी किसी काम का नहीं होता है। उसका एनालिसिस किया, उसको छोड़ दिया, किसी काम का नहीं होता है। आखिरी काम होता है उसको एस्टेब्लिश करना। आपने जो डाटा इकट्ठा किया है उसको एस्टेब्लिश करिए, मतलब जो काम शुरू करें उसको अंत भी करिए। गौतम बुद्ध कहते थे बार बार कि जो सोचिए, पहले जो तय करिए कि क्या करना है। अगर आपने तय कर लिया तो उसको पूरा करने की कोशिश करिए। ये काम बहुत बड़ा काम आप लोग करें, जो भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं CCERT से।
वे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, कि वो देश के इतिहास को रच रहे हैं। और कहा जाता है कि इतिहास कभी पूरा नहीं होता, हमेशा अधूरा ही होता है। जैसे हम इतिहास के इस पन्ने को देखते हैं, इसके पीछे पन्ने में क्या है हमें पता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम पूरे देश का इतिहास, पूरा इतिहास लिखना चाहते हैं, तो जो ये बातचीत हो रही है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों के इतिहास तो लिखे गए, लेकिन छोटी जो लड़ाइयाँ थी, जो छोटे छोटे जो प्रतिरोध जो हुए लोकल लेवल पर हुए, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया। और जिस नालंदा की चर्चा हो रही थी, हम लोग कहते हैं कि पूरे देश में कई तरह के रेनेसा हुए, मतलब 18वीं या 17वीं या 15वीं शताब्दी के बाद, मुगल सत्ता आने के बाद भी और उसके बाद भी हुए। लेकिन वास्तविक जो रेनेसा हुआ, जिसमें वाकई लोगों ने अपने देश को समझने की कोशिश की, वह 1857 था, 1857 था। और 1857 में ही भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। उसके पहले कंपनी का शासन था, जो कंपनी भारत को उपनिवेश बना के रख रही थी। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आज 23 अप्रैल का दिन आप लोगों ने चुना। 23 अप्रैल भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही, मतलब 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर बिहार के जो कुंवर सिंह नाम के जो वॉरियर थे, योद्धा थे, उन्होंने आमने सामने के युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति ली ग्रांट थे, उनकी गर्दन काट दिया था। उसके बाद ब्रिटिश जो सरकार थी, मतलब साम्राज्यवाद था, मतलब कहते हैं कि कलकत्ता से लेकर के लंदन तक पूरा हिल गया था कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर खैर उसके बाद 23 अप्रैल को उन्होंने मतलब हराया। 26 अप्रैल को घायल होने का उनका निधन हो गया उसमें। लेकिन यह युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध था। सोचिए कि 1857 में हुआ संघर्ष शुरू हुआ था और एक साल तक पूरे के पूरे देश के सब हिस्से में लोग मारे गए थे धीरे धीरे। नाना साहब नहीं रहे, झांसी की रानी भी नहीं रही, आपके बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, कुंवर सिंह आखिरी तक लड़ते रहे। और यह भी कहा जाता है उनके बारे में कि बहुत सारे डाटा आपको, फिर जिसकी तरफ वर्मा जी इशारा कर रहे थे और हेमलता जी भी कह रही थी, आपको लोक साहित्य में दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने क्षेत्र के लोक साहित्य को पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे हीरो की दिखाई पड़ेगी। और सिर्फ हीरो नहीं दिखाई पड़ेंगे, आप हीरो की जो डिजायरनेस थी कि हम राष्ट्र को आजाद कराना चाहते थे, यह भी दिखाई पड़ेगा। किस शिद्दत के साथ वो अपने देश को याद करते हैं कि कैसे अंग्रेज हमारे देश पर, हमारे किसानों पर, मजदूरों को कैसे वो परेशान कर रहे हैं। और गांधी का जो 1917 का चंपारण मूवमेंट था, आप जानते हैं कि वो उसका किसान आंदोलन के साथ गहरा रिश्ता रहा है। नील की खेती वहां पर होती थी। और लंबे समय तक जो कंपनी राज के बहुत सारे मतलब सेनानी, मतलब जो एक तरह से कैप्टन थे, तो बहुत सारे इलीगल खेती भारत में कराते थे। गांजा की खेती कराते थे, आपके अफीम की खेती कराते थे। और कहा जाता है कि बिहार का जो दानापुर नाम का जगह है, दानापुर में उनकी बहुत बड़ी सैनिक छावनी थी। और दानापुर का नाम ऐसे ही दानापुर नहीं पड़ा था, वहां पर पोस्ता दाने को एक तरह से मतलब फैक्ट्री थी जिसमें पोस्ता दाना निकालते थे, अफीम निकालते थे, पूरी दुनिया में सप्लाई होती थी। उसी दाना की रक्षा करने के लिए दानापुर में एक तरह से वो फैक्ट्री बैठाई गई थी, उसका नाम इसीलिए दानापुर पड़ा। और आप जानते हैं कि दानापुर में जब विद्रोह हुआ तो कंपनी के लोग बहुत मतलब निराश थे, क्योंकि कलकत्ता बगल में था। कलकत्ता उस जमाने में मतलब मुख्यतः राजधानी होती थी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे। और जब हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग 2007 से सब सारा काम कर रहे हैं, जब हम जगदीशपुर गए, दानापुर गए, तब वहां लोकल लोगों से पता चला कि दानापुर का नाम दानापुर कैसे पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य होता है। ये काम बड़े बड़े इतिहासकार कई बार नहीं कर पाते हैं। वे आप लोग जो सीसीआरटी से जुड़े हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जुड़े हुए, जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हर नाम के पीछे भी एक इतिहास होता है। तो उस इतिहास को भी समझने की कोशिश करिएगा। जैसे बक्सर है, बक्सर का पुराना नाम व्याघ्रसर है। जैसे बक्सर के बगल में चौसा है, चौसा च्यवन ऋषि के नाम पर जाना जाता है। उसी चौसा में 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच युद्ध हुआ था। तो ऐसे लोकल हिस्ट्री में, जिसके तरफ वर्मा जी भी इशारा कर रहे थे, कि जो लोकल होता है वही यूनिवर्सल भी होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक और चीज पकड़ने की जरूर कोशिश करिएगा। जब लोकल हीरो पर आप काम करेंगे तो देखेंगे कि लोकल हीरो के जीवन में कहा जाता है कि हर आदमी के जीवन में एक बहुत ब्राइट क्षण आता है। जैसे ऋषि के जीवन में कोई क्षण आया होगा जिसको याद करेंगे कि हाँ, मेरे जीवन का वह कौन सा क्षण था।
हेमलता जी भी याद करेंगे या उनके जीवन का कौन सा क्षण था जिसको याद करके उनको बहुत अच्छी अनुभूति होती है? वर्मा जी को लगेगा, अखलाक साहब को लगेगा, यह होता है, हर आदमी के होता है। और उस क्षण को आपने पकड़ लिया उस अनसंग हीरो का, तो वहीं से आपको लिखने की शुरुआत है, बहुत सारे स्रोत मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि कुंवर सिंह जब जगदीशपुर से मतलब जून के बाद जब वार करते करते बाहर निकले, वो कई जगह गए, रीवा गए, झांसी गए, पेशवा गए, यहाँ वहां गए, और हर जगह उनके दोनों बच्चे मारे गए युद्ध में, उनके परिवार के लोग मारे, उनके सेना के बहुत सारे शहीद हुए। और बाद में मार्च में जब बेगम हजरत के यहाँ पहुंचे लखनऊ में, तो बेगम हजरत ने कहा कि कुंवर सिंह से कहा, जैसा लोकल हिस्ट्री में कहते हैं कि बेगम हजरत महल ने कहा कि ठीक है, आपका जगदीशपुर आप हार गए, सब कुछ हार गए, लेकिन आप मतलब योद्धा है, आपको मैं आजमपुर की मिल्कियत प्रदान करती है। उन्होंने आजमगढ़ का उनको राजा बनाया। और कहते हैं कुंवर सिंह को लगा कि उनके जीवन में यह भी क्षण है जब आप पूरे निराश होते हैं, तो आपको कोई सपोर्ट करता है, तो वो आपके जीवन का बहुत बड़ा क्षण होता है। और फिर वहां से कुंवर सिंह दोबारा युद्ध करना शुरू किए। आजमगढ़ गए, फिर वहां पर अंग्रेज का हमला हुआ, फिर उसके बाद फिर दोबारा जगदीशपुर गए, जो 23 अप्रैल के युद्ध की मैंने चर्चा की। तो आप लोग मतलब ऐसे ही मतलब जो लोक स्मृतियों में जो बहुत सारी चीजें दर्ज है, उसको भी डॉक्यूमेंटेड करने की जरूरत है। और बहुत सारी चीजें मेमोरी में अभी भी है मौजूद। और कहा जाता है कि इतिहास का जो बेसिक जो आधार होता है, जैसे साहित्य में कल्पना बहुत जरूरी चीज होती है, इमेजिनेशन के बिना साहित्य नहीं हो सकता, कहानी कविता नहीं हो सकती। जैसे फिलॉसफी में कहते हैं कि बिना लॉजिक के कोई फिलॉसफी नहीं होती, बिना तर्क के दर्शन नहीं होता है। वैसे ही कहा जाता है कि बिना स्मृति के मेमोरी के इतिहास नहीं होता है। तो मेमोरी को भी जरूर आप छानबीन करिए, अपने जिला लेवल पर जिनसे मिले उनकी मेमोरी को कलेक्ट करने की कोशिश करिए, उससे बहुत सारी चीजें निकल करके आएगी। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपनी मैं बात समाप्त करूंगा, और शायद मैंने बहुत समय नहीं लिया, हमारे अखलाक साहब इंतजार कर रहे हैं। तो आप सबको नमस्कार, और सीसीआरटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया है। नमस्कार जी। चौबे साहब, जैसा कि सभी श्रोतागण दर्शकगण देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और हमने सबको एक एक विशेष पक्ष दिया है इस कहानी कलेक्शन का, कहानी लेखन का। जो हमारे अगले विशेषज्ञ हैं, वक्ता विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अखलाक अहमद आहान, वो परंपरा के अंतर्गत बहुत विशेषता रखते हैं। उनको आमंत्रित करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बच्चे जो हैं, ये 14 से 18 वर्ष के बीच का इनका आयु वर्ग है, और देखिए इन्होंने भी सभी जो चारों कैटेगरीज हैं उनको टच किया है। एक बच्ची है जिसने मानसवी शाकद्वीप, उसने तो जो एक परंपरा है वीवर्स स्टोरी ऑफ करेज, अनुराधा ए विमेन हैंडलूम वीवर्स स्टोरी ऑफ करेज ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। सो जो परंपराएं हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको भी टच किया है। और हमारे जो अगले वक्ता हैं अखलाक अहमद आहान साहब, वो फारसी विशेषज्ञ हैं, फारसी उर्दू के द्विभाषी कवि हैं, इतिहास और संस्कृति के फारसी स्रोत, भारत फारसी और सिल्क रोड क्षेत्र, सूफी परंपरा, भारतीय अंतर्विश्वास और ज्ञान परंपरा, अमीर खुसरो, तारा शुको, खय्याम, रूमी, बेदिल, आधुनिक फारसी साहित्य, अनुवाद और उर्दू हिंदी साहित्य उनकी रुचि और विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं। अखलाक साहब वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में फारसी और मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर हैं। ताशकंद ओरिएंटल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। जामिया मिलिया इस्लामिया विजिटिंग फैकल्टी के रूप में पढ़ाया। कुछ उनकी जो काफी फेमस रही पुस्तकें, अमीर खुसरो का भारत, अंग्रेजी में हिंदुस्तान में फारसी सहाफत की तारीख, उर्दू में मेरा जीवन मेरा संघर्ष, सरहदी गांधी की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद, और बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं आहान साहब को। भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा फारसी भाषा और साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 के महर्षि बादरायन व्यास सम्मान, उर्दू अकादमी पुरस्कार 2010 में, बिहार उर्दू अकादमी, यहाँ तक के शहर टीवी ईरान द्वारा उनकी कविता और अकादमिक योगदान पर केंद्रित एक वृत्तचित्र फिल्म भी बनाई गई। सो आहान साहब, मैं आपसे ये विशेष निवेदन करूंगा कि आप, चूंकि परंपराओं पर आपका काफी कार्य रहा है, और आज ही आपने हमारे लिए एक आओ सुने कहानी में गफ्फार खान साहब पर भी, एक फ्रंटियर गांधी पर भी एक कहानी शूट की है,
तो आप परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारे बच्चे, हमारे विशेषज्ञ कार्य करना चाहते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, उनके बारे में किस तरह की कहानियां, सिल्क रूट का आपने बात की, सिल्क रोड क्षेत्र में, उन पर केंद्रित करते हुए थोड़ा बताइए कि हम अपने जो हिडन ट्रेजर्स हैं, टेंजिबल इंटेलिजिबल हेरिटेज के, उनको हम कैसे कहानियों के रूप में जोड़ें। Dr. S.C. Brahmaji wonderfully compiled the stories of the freedom fighters, very dynamic, innovative director of CCRT, Dr. Rishi Vasisht ji, और प्रोफेसर चौबे जी और तमाम साथी। इससे पहले के जिनमें और बाद में जो फ्रीडम फाइटर की लड़ाई रही उसमें उसका हिस्सा रहे हैं। तो ये एक हमारा जज्बाती भी जुड़ाव से। दूसरा जो है एकेडमिक, क्योंकि हमने इस पे काम किया, इस पे मैं बात करूँ। और जो जिसका जिक्र अभी आया ब्रह्मा जी ने और प्रोफेसर चौबे जी ने खास तौर पे उस पर तवज्जो की, वो है सबल्टर्न जो फोक ट्रेडिशंस है उसको हम कैसे वो करें। तो जो मेरा खुद 2007 में जब पूरे 150 साल हो गए थे 1857 की लड़ाई को लेके, तो एक तो खुद प्रोफेसर चौबे जी के साथ हम काम कर रहे थे और बहुत सारी शख्सियात पे लिखा जा रहा था, मैंने खुद हजरत महल पे लिखा। दूसरा जो था वो ये कि जो हमारे ट्रेडिशंस दो शक्लों में है। एक तो जो रिकॉर्ड की शक्ल में है, जो हमारे आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज में। तो मैंने ये देखा कि चूंकि मैं खुद एक काम कर रहा था हिस्ट्री ऑफ पर्शियन जर्नलिज्म इन इंडिया, और मैं ये आपको बता दूं कि जो पर्शियन जर्नलिज्म है, चूंकि फारसी हमारे देश की एक ऐसी भाषा रही है जो तमाम पढ़े लिखों की भाषा थी। तो खुद दुनिया का पहला फारसी जो अखबार है वो ईरान से या अफगानिस्तान से नहीं निकला था, बल्कि भारत से निकला था। राजा राम मोहन राय ने उसको दुनिया का पहला फारसी अखबार जो है वो 1822 में, अब पूरे 100 साल हो गए हैं, मिरतुल अखबार के नाम से छापा था। और ये खुद जो है पत्रकारिता की आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसके लिए वो लड़े थे, और यहाँ से लेके और इंग्लिस्तान तक गए, और वहीं पे उनका देहांत भी हो गया, वहीं पे उनकी कब्र भी है। तो मैंने ये पाया कि मैंने तमाम पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के देखने शुरू किए। 1822 से लेके 1857 तक का जब वो पूरा विद्रोह, पूरी लड़ाई जो हुई है, उस बीच में कोई 30 फारसी के पेपर्स निकले हैं। और उसी तरह से दूसरी भाषाओं में, उर्दू में, बांग्ला में और तमाम चीजों में पहला जो सेंटर था वो कलकत्ता और उसके आसपास के इलाके थे। और दूसरा जो पेपर निकला वो एक साहब थे रामदत्त, वो भी फारसी के ज्ञाता थे, और उन्होंने निकाला था जामे जहानुमा करके अखबार था। तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो अखबारात है, ये जो न्यूज़ पेपर्स हैं, उसमें उस जमाने के तमाम हालात का जिक्र है। मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि राजा रणजीत सिंह जो पंजाब के सबसे बड़े राजा हुए, उनका तकरीबन हर पेपर में और हर इशू में उनके बारे में है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर राजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री को अगर आपको जमा करना है तो सिर्फ उन अखबारात के क्लिपिंग्स को आप जमा करके कंपाइल कर दीजिए, एक बहुत बड़ा इतिहास जमा हो जाएगा। उसी तरह से मैंने नेशनल आर्काइव में जो पूरी रिकॉर्डिंग्स है
उसमें अखबार भी हैं, उसमें अंग्रेजों की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उसमें जो है जो उस जमाने इंटेलिजेंस है उसकी तमाम रिपोर्टें हैं, उसे हमें खंगालना चाहिए। उसमें हजारों, मैंने खुद देखा नेशनल आर्काइव में कि जो भोपाल आर्काइव है, भोपाल आर्काइव 1857 से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं उसका सिर्फ लिस्ट जो है, जो कैटलॉग है, वो 8 जिल्दों में है, 8 वॉल्यूम्स में है। तो मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था उस वक्त और वो पास भी हो गया, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक उसकी वजह से कामयाबी नहीं मिल पाई और फिर फाइनली वो डिपार्टमेंट जाके इग्नो में वो था। मेरा ये था कि इस तरह के जो न्यूज क्लिपिंग्स है या पुलिस थानों में जो हमारे आजादी और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो तमाम चीजें लिखी हुई हैं, वो डायरिया यहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनका हम कुछ न करें, सिर्फ कंपाइलेशन करें। मैं मुर्शिदाबाद गया था, वहां पे देखा कि बहुत बुरी हालत में, वहां पे बहुत बड़ा आर्काइव है, बहुत बुरी हालत में हजारों की तादाद में लेटर्स लिखे हुए हैं जो फारसी में है, जो अंग्रेजी में है। मैंने कहा कि कम से कम कुछ ना करें, इसका कंपाइलेशन कर दें और उसके बारे में लिख दें कि ये लेटर किसके बारे में है। उसमें जो जितने भी प्लेयर्स हैं, अभी जिक्र आया 1757 प्लासी और बक्सर के बारे में प्रोफेसर चौबे ने जिक्र किया, यहाँ पे उसके जितने भी हैं, जैसे आप देख लें कि मीर जाफर है, मीर कासिम है, सिराजुद्दौला है, घसीटी बेगम है, ये तमाम उस वक्त के प्लेयर्स हैं जिनके बारे में जिनके आपस के कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसको हम देखें तो ये इतना बड़ा, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसके पास इतना हेरिटेज हो हर शक्ल में, चाहे वो आप रिकॉर्ड की शक्ल में देख लें, चाहे वो फोक की शक्ल में देख लें, चाहे वो पर्सनालिटीज की शक्ल में देख लें, चाहे विविधताओं की शक्ल में देख लें। और हमें इन सारी चीजों पे इनको काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये इस पे तो एक पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया और जितनी बड़ी टीम है, जितना बड़ा जुड़ाव पूरे देश के, पूरे साउथ से लेके नॉर्थ और ईस्ट से लेके वेस्ट है कि इन तमाम स्टोरीज को और तमाम पर्सनालिटीज को जो देश के विभिन्न भागों में है उनके बारे में एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया तैयार होना चाहिए। उसी तरह से ये जो रिकॉर्ड्स हमारे आर्काइव में रखे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली के आर्काइव में हो, भोपाल के आर्काइव में हो, कलकत्ता के आर्काइव में हो, आपके लखनऊ का स्टेट आर्काइव है, हर स्टेट आर्काइव में वो पड़े हुए हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, जो इतिहास के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इन आर्काइव तक लेके आने की जरूरत है और ताकि ये काम हो। उसी तरह से जैसा कि जिक्र हुआ है, गांव में जो अनसंग हीरोज हैं, और ये सब भी अनसंग हीरोज ही हैं, उनको वो करने की जरूरत है। और जो हर इलाके में जो लोग हैं उनके नाम से हम वहाँ के स्कूलों का नाम रखें, वहाँ की सड़कों का नाम रखें, वहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को, स्कूलों के स्टूडेंट को विजिट कराएं कि भाई ये इन लोगों ने क्या क्या कारनामे किए थे। चाहे वो चौरा चौरी का इलाका हो, ये हर इलाके की अपनी अपनी हिस्ट्री है, उनका अपना कंट्रीब्यूशन है। अलग अलग जेल हैं, उन जेलों में मैं अभी खान अब्दुल गफ्फार खां पे बात कर रहा था और उनकी आत्मकथा को हमने हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है और अभी एनबीटी के लिए उन पे एक मोनोग्राफ भी लिखा है। मैं उनके जेल के एक्सपीरियंसेस, वो तकरीबन नॉर्थ और गुजरात और तमाम जगहों की जेलों में वो रहे और हमारे ढेर सारे वो रहे, उनके बारे में हम लोगों को जागृत करें कि कैसे इतनी उन लोगों ने यातनाएं बर्दाश्त की और जिसके नतीजे में हम आप एक आज़ाद मुल्क में, आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, उनकी कुर्बानियों का जरिया है। अभी प्रोफेसर ब्रह्मा जी ने यंग जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जानें दी, उनके बारे में वो क्या
तो इस तरह से हम बहुत सी शक्लों में काम कर सकते हैं। किताब के शक्ल में एक सीरीज ऑफ मोनोग्राफ हो सकता है, जैसा कि मैंने अर्ज किया, इंसाइक्लोपीडिया हो जिसमें हर इलाके के लोगों, पर्सनालिटीज और इवेंट्स के बारे में हम लिख सकते हैं। हम जो है छोटे छोटे जो अभी दिखाया भी गया, और सीसीआरटी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस की शक्ल में उनके बारे में ये फिल्में बनी हैं। उसी तरह से जो है ट्रेवल्स का प्लान किया जा सकता है, थिएटर की शक्लों में दिखाया जा सकता है। ये सारी स्केचेस के जो की शक्लों में और बुकलेट्स में हम वो कर सकते हैं, ताकि बच्चों को खासतौर से अपने इस इतिहास से हम जोड़े। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा खासतौर से आज के हवाले से जो बहुत ही अहम है, वो ये कि हमारी जो पूरी भारतीय जो परंपरा रही है वो विविधता के साथ उन विविधताओं को इंगेज करने की रही है। हमारे यहाँ के जो जितना भी पढ़ा लिखा तबका था वो ये था कि जो हमारा नॉलेज ट्रेडिशन है, नॉलेज ट्रेडिशन में हमारे जो 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 सामाजिक जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो भाषाएं हैं, हमारे जो बुक्स हैं, किताबें हैं, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, दर्शन से रिलेटेड हो या इतिहास से रिलेटेड हो, वो एक पढ़े लिखे आदमी से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सारी किताबों को जाने। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे मुल्ला बदायूनी है, मुल्ला बदायूनी एक बड़ा ही कंजर्वेटिव मुसलमान है, लेकिन ये वही मुल्ला बदायूनी है जिसने ऋग्वेद का, महाभारत का, रामायण का सबसे पहले संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेट किया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि उस वक्त का जो पढ़ा लिखा तबका था वो इन तमाम टेक्स्ट को पढ़ता था, वो समझता था कि ये कितनी बड़ी परंपरा है सनातन की और उसकी किताबें कितनी। दारा शिकोह ने पूरे आपको ट्रांसलेशंस किए हैं आपके बहुत सारी संस्कृत किताबों का, उसी तरह से और लोगों ने भी किया है। उसी तरह से आप चंद्रभान ब्राह्मण को देखें, वो कुरान का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। हमारे खुद विनोबा भावे जी वो अरबी और कुरान के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं। तो इस तरह से मैंने खुद देखा कि इन्होंने खान साहब ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने जेलों की जो बात की है तो उसमें ये कहा है कि लाला लाजपत राय थे और बाकी तमाम लोग थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर अंसारी थे, ये तमाम लोग जेलों में अपनी किताबों को, गीता को पढ़ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इंटरफेथ को समझ के और एक दूसरे के लिए जो सद्भाव और रिस्पेक्ट की जो भावना रही है, वो भी हमारे महान जो हमारी जो परंपरा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसको भी जीवित करने का और उसको रिवाइव करने का की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और ये इस तरह से हम अपने जो स्वतंत्रता सेनानी और ये जो हमारे विभूतिज रहे हैं उनकी जिंदगियों से हम ये सीख ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन आंसर सेशन का ही हमें वेबिनार प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज चैट में भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, हाथ भी बहुत खड़े हो रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक पैन इंडिया कार्यक्रम होता है। तो जो मुझे 5 मिनट समअप करने के लिए मिलने वाले थे, मैं उसको, हमारे जो 5 जोन हैं, पूरा भारत मेरे सामने यहाँ पर है, एक एक मिनट दूंगा एक एक फीडबैक के लिए। बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं प्रेरणा अग्रवाल, नवीन कुमार अग्रवाल महाराष्ट्र से, उन्होंने कुछ काम भी किया है अभी आजादी के संबंधित। एक मिनट जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा अग्रवाल है और नवीन जी को सीसीआरटी की तरफ से संस्कृत आधुनिक युग में समृद्ध संस्कृत रंगमंच की पहचान, उपयोगिता एवं महत्व पे फेलोशिप भी मिली हुई है जिसे उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अभी। तो और हमने आपका ये पूरा जो ऋषि जी और डॉक्टर हेमलता जी, सभी सुधीजनों का बहुत आभार कि आपने हमारी इतनी नॉलेज बढ़ाई, इतना हमें प्रेरित किया कि हम अनसंग हीरोज पे काम कर सके। और मैं इसलिए इसमें इंक्लूड होना चाहती थी ऋषि जी, क्योंकि हमने अभी मातंगिनी हाजरा पे नाट्यलेख पूरा तैयार करके नाटक किया है। जैसा कि आपको भी सबको ही पता है कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से बोला था कि मातंगिनी हाजरा पे नाट्यलेख होना चाहिए।
तो ये हमने इंडिया में पहली बार नाट्यालेख तैयार किया और इसको हमने एक वर्कशॉप के थ्रू, क्योंकि जो एनएसडी के कोलैबोरेशन के साथ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ मुंबई में किया है। और मैं खुद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 89 बैच से पास आउट हूँ और नवीन जी बीएनए से 83 से पास आउट है। तो हम लोगों ने इस नाटक को किया, मैंने लिखा पूरा एक प्ले मातंगिनी हाजरा पे और नवीन जी ने इसको डायरेक्ट किया। और विश्व रंगमंच दिवस पर 27 मार्च और 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस पर हमने इसके बहुत सक्सेसफुल शोज किए। और बड़े आपको जान के खुशी होगी कि अनसंग हीरोज की कहानी पर हमें रिकॉर्ड है कि 3 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला एक प्ले के शो में। तो ये हमने आप सबसे इंस्पायर होकर और प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर होकर किया और इतना हमें जानने का अवसर मिला अनसंग हीरोज के बारे में जो हम नहीं जानते। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ अपनी कल्पना के आधार पर उनकी जीवनी लिखी। 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और वो 18 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और शादी भी हुई थी तो एक 60 साल के आदमी से शादी हुई थी और फिर पूरा जीवन उनका यूं ही निकल गया। और 60 साल की उम्र में क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हुआ था उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन उससे पहले आया था, तब से वो स्वतंत्रता के साथ जुड़ी, भारत की स्वतंत्रता के साथ। तब उनकी उम्र 60 के आसपास थी और 72 वर्ष की उम्र में उन्हें माथे पर गोली मारी थी अंग्रेजों ने। और जब वो 6000 लोगों का प्रोसेशन लेकर चल रही थी, वो इतनी बड़ी लीडर बनी थी। और साथ ही सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस तिरंगे को गिरने नहीं दिया जो उनके हाथ में था। पहले बाएं हाथ में गोली मारी तो उन्होंने तिरंगा दाएं हाथ में पकड़ा, दाएं हाथ में गोली मारी तो उन्होंने जोर से दोनों हाथों में पकड़ा। फिर जब उनके माथे पर बीचों बीच गोली मारी तो वो तिरंगे को अपने सीने पर लेकर उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बहुत बड़ा बलिदान है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। तो ये जब से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ तब से हमने पढ़ना शुरू किया कि हमारे देश के कितने अनसंग हीरोज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, जिनके बारे में जानना चाहिए। और सीसीआरटी की इतनी बड़ी पहल है कि आपने ये वेबिनार आयोजित किया जिसके बारे में हम बहुत कुछ अब जान पाते हैं। और ऋषि जी को और हेमलता जी को इस सब चीजों का क्रेडिट जाता है कि इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और हमें आपने ये अवसर दिया बोलने का, जुड़ने का, ये बताने का कि हम लोग भी इस तरह से अपनी तरफ से कितना कुछ पहल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद प्रेरणा जी, नवीन जी। मैं चाहूंगा कि आपने जो ये प्ले किया है इसको एक कहानी के रूप में भी आप हमें भेजें ताकि हम इसको अपनी कहानियों की श्रृंखला में शामिल कर सकें। कुछ और मित्र हैं, मैं जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे अपने अध्यापकों को देख पा रहा हूँ। फरीदा जी, वाजवान जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बताएं, या कोई और प्रश्न का तो समय अब नहीं है, अपना फीडबैक दें। प्रश्न आप हमें ईमेल से भेजिए dir.ccrt@nic.in पर लिखिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। अगर कोई अपने किसी विशेष सुझाव को देना चाहता है या कुछ विशेष प्रश्न भी है तो पूछ सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये मातंगी हाजरा का जो हम लोगों ने नाटक तैयार किया है उसको सीसीआरटी के साथ दिल्ली में हम लोग इसका शो करना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस नाटक से जुड़े और मातंगी हाजरा के जीवन का जो उन्होंने स्ट्रगल किया इसमें फ्रीडम फाइटर के रूप में, वो सब लोग देखें। क्योंकि यहाँ पर बॉम्बे में तो लोग बहुत ज्यादा प्ले के दौरान ऐसा जुड़ जाते थे, उन्होंने बोला आधे घंटे ऑडियंस जाती नहीं थी ऑडिटोरियम से, और वो कहते थे कि हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम इस आंदोलन में भागीदार बन गए नाटक देखने के बाद। तो मैं चाहता हूं कि ऋषि जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसका आयोजन वहां पर करें सीसीआरटी में, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा लोगों को। जी धन्यवाद, विचार करते हैं। और कोई, बोरिश जी आप क्या चाहते हैं? गुजरात से हैं आप, जुड़े हुए हमारे साथ। सर नमस्कार, मैं गौरी शंकर कांडपाल नैनीताल से उत्तराखंड से बोलना चाह रहा था। जी बताइए। सर कहते हैं सीसीआरटी की ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और ये खुद भी इसका हिस्सा बनने का और पिछले 10-12 साल से सीसीआरटी के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिल रहा है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर के हमने उत्तराखंड में बेसिकली नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तक हमने कार्यक्रम करने शुरू करवा दिए हैं, क्योंकि टीम सीसीआरटी के नेतृत्व में जो भी काम हम यहाँ पर हमें दायित्व दिया जाता है उसको हम कर रहे हैं। तो सर इस सिलसिले में अगर ऐसा कोई हमें राइटअप में कोई इस तरह का कोई लेटर या कोई इस तरह का जो गतिविधियां हैं अगर हमें मिल जाए तो उससे हमें अन्य गतिविधियों को करने में भी मदद मिलेगी। जी जरूर, आपको हम एक लेटर भेजने वाले हैं जिसमें सारी विस्तृत जानकारी होगी, किस कैटेगरीज में आप स्टोरीज कलेक्ट कर सकते हैं, इस सब की जो आज जैसे ब्रह्मा जी ने अभी स्लाइड में भी दिखाया वो सब जानकारी आपको उपलब्ध कर पाई जाएगी।
डॉक्टर स्वर्ण अनिल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत कार्य किया। आप कहना चाहेंगी इस सेमिनार वेबिनार के बारे में? जी ऋषि जी और हेमलता जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज सुनाई दे रही है जी। नमस्कार सबको। और सीसीआरटी से जुड़ी रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सच में हृदय से आभारी हूँ हेमलता जी और ऋषि जी आपके, कि इतना ज्ञानवर्धन हुआ, यहीं आसपास काम चल रहा है उसके बारे में। और युवा पीढ़ी को ही देना चाहिए दायित्व आगे बढ़ने का। ये एक बहुत बड़ी पहल है सीसीआरटी की, जो हर स्तर पर मैं भी देखती आ रही हूँ अब तक। हाँ, मैंने पूर्वोत्तर पे काम किया है और प्रकाशन विभाग भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है मेरी, पूर्वोत्तर के स्वातंत्र्य वीरों पर, और जिसको बहुत सराहा भी गया। और अब मुझे एक नई दिशा और आपने दी है कि उसमें जो चरित्र जोड़े थे मैंने, जो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, अब मैं उन्हें नाटक रूप भी दे दूंगी, क्योंकि जो ये नाट्य रूपांतर है ये शायद बच्चों तक, नई पीढ़ी तक जल्दी पहुंचता है। तो मुझे यहाँ से एक दिशा मिली है जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और पुस्तक मेरी प्रकाशन विभाग के पास है, आप परिचित हैं। और मैं सबसे ये बात कहना चाहूंगी कि उसमें मैंने कोशिश की है कि जो 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से स्वतंत्रता सेनानियों को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो छोटा आकार देना था, तो मैंने लिखा है और अभी भी और इस पर मैं कार्य कर रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। नंदिनी सिन्हा जी, आप हाथ खड़ा कर रही हैं, कलकत्ता से कुछ कहना चाह रही हैं आप? नंदिनी सिन्हा फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हाँ, सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं सीसीआरटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और हमें शामिल किया। और इससे पहले भी हम लोग सीसीआरटी से ट्रेनिंग करके और इस क्षेत्र में हम कुछ कार्य कर रहे हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के क्षेत्र में भी हम अपने विद्यालयों में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और इस बार इस वेबिनार में को अटेंड करके हमें और हमारा उत्साह बढ़ा है। और हम आशा करते हैं कि जो भी हमें यहाँ से मार्गदर्शन मिल रहा है और मिलेगा, उस क्षेत्र में हम सभी पूरी लगन से और पूरे ऑनेस्टली हम काम करेंगे। और एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारी हमें मिली सर इस वेबिनार से, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमें जानने को मिली है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिवान बिहार से हूँ सर। जी, बिहार से। डॉक्टर शांभवी शुक्ला हमारी छात्रवृत्ति धारक रही है मध्य प्रदेश से, आपसे भी 1 मिनट में आपका फीडबैक लेना चाहेंगे। सादर नमस्कार, दिस इज डॉक्टर शांभवी शुक्ला, कथक नृत्यांगना। बहुत आभार कि इस वेबिनार में आपने आमंत्रित किया और एक दिशा निर्देश मिली कि किस तरह से कार्य कर सकें। मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ, बुंदेलखंड से, और बुंदेलखंड में ऐसी बहुत सी नारियां हुई हैं, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं। मेरे दादाजी और मंगल पांडे जी की मैं वंशज रही हूँ, तो हमारे तो घर और घराने में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर हमेशा ही चर्चाएं होती रही हैं और सीधे उन परिवारों से हूँ। मेरे दादाजी पंडित शिव नारायण शुक्ल जी, उन्होंने राय साहब की उपाधि लौटाई थी अंग्रेजों को, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे थे। और इस तरह के बहुत सारे वाक्य हैं, पर उनको सही तरीके से डॉक्यूमेंट करना, लिखना और उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करें, ये बहुत दिशा निर्देश आज मिला है। और सीसीआरटी में हेमलता जी को, ऋषि वशिष्ठ जी को, राहुल कुमार जी को, पूरी टीम को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी उनसे ये दिशा निर्देश चाहूंगी कि किस तरह से हम लोग ये कार्य कर सकें, और संपूर्ण बुंदेलखंड को मैं लेकर आना चाहती हूँ। यही कहना चाहती थी और बहुत अच्छा लगा आज के इस वेबिनार में सबको सुनकर। साधुवाद। जी जी, आप सभी का धन्यवाद। आप इतना धन्यवाद दे रहे हैं कि अब मुझे भी लग रहा है कि समय हो गया है धन्यवाद ज्ञापन का। सर्वप्रथम मैं हमारे अध्यक्ष महोदया डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उनके जो वाणी है वो हमेशा बहुत प्रेरणादायक और ऊर्जावान रहती है। और एक और नई पहल सीसीआरटी ने आज उनके मार्गदर्शन में की है, इस डीडीआर प्रोजेक्ट को एक नई दिशा देने के लिए। इसके पश्चात मैं एससी वर्मा जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। कितने कर्मठ रूप से वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और जब भी मैं उनसे मंत्रालय में मिलने जाता हूं तो बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी
उत्साहवर्धन के साथ मैं वापस आता हूं और मुझे लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को अधिक से अधिक सीसीआरटी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सीसीआरटी की जो रीच है वो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट तक है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ट्रेन टीचर हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हैं, होल्डर हैं। देवेंद्र चौबे जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सीसीआरटी को आपका मार्गदर्शन हमेशा से मिलता रहा है। रसकान पर भी आपने बहुत अच्छी पुस्तक, हमारी जो सीरीज आ रही है सांझी संस्कृति के निर्माता, उस पर लिखा है, और आओ सुने कहानी में भी हमें एक कहानी सुनाई थी। तो आपने, चूंकि आप इतिहास से जोड़ते हैं सभी घटनाओं को, इतिहास को कैसे लिखा जाए, इस पर आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमें दिया। आज प्रोफेसर अखलक अहमद आहान साहब का, जो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको मुझे लगता है कि जो एक गंगा जमुनी तहजीब को अगर हम देखना चाहें तो वो उनमें हमें दिखाई देती है, और वो किस तरह से अपने ज्ञान को हमारे परंपराओं से जोड़ते हैं और उस परंपरा को कैसे कंटेम्प्रेरी फेज में आज के युग से जोड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत लाभदायक होगा। आप सभी का विशेष धन्यवाद कि आपने यहाँ हमें ये अपना कीमती समय दिया। साथ ही साथ मैं सीसीआरटी के स्कॉलरशिप फेलोशिप की टीम, डॉक्टर राहुल कुमार, आईटी सेल, वीना जी, मीडिया सेल, और जितने भी सीसीआरटी के, क्योंकि एक टीम पूरी होती है इस तरह के आयोजन के पीछे, उन सभी को मैं, प्रशिक्षण की टीम है, दिवाकर हैं, संदीप हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी प्रोग्राम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें भाग लेने वाले पूरे उत्साह के साथ ना जुड़ें। इस कार्यक्रम की संकल्पना 2 दिन पहले हुई, और बस एक दिन के अंतराल पर जितना हमारे मोबाइल में और जो हमारे ईमेल में डेटाबेस था उसको हमने शेयर किया, और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत अच्छी संख्या में पूरे भारत से आप लोग जुड़े हैं। आप लोगों की उपस्थिति बहुत ही प्रेरणादायक रहती है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि जो ये सीसीआरटी का कंट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट में, 10,000 कहानियों का संग्रह 15 अगस्त 2022 तक होना है, उसमें मुझे लगता है कि आपका सीसीआरटी, आप सब मिलकर, हम सब मिलकर सीसीआरटी बनाते हैं, उसकी एक विशेष भूमिका रहेगी। क्योंकि सीसीआरटी में प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों से लेकर, मैं तो बोलता हूँ 10 साल से लेकर और 100 साल तक के सभी आर्टिस्ट, कलाकार, छात्र छात्राएं, अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़े हुए हैं। सो एक अनूठा योगदान आपका और हमारा सीसीआरटी इसमें दे पाएगा। इस तरह की वेबिनार में आपका पुनः स्वागत रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। नमस्कार।